भाषण बंद करो, कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं। छी, जिज्ञासा ने मुंह बंद किया। मैं तो बीमारी में भी कभी कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाती। भूखा मरना मंजूर है, पर कॉर्नफ्लेक्स एकदम नहीं। दामिनी ने कहा, इसे सोने दो, इसकी रसोई में ढूंढते हैं। अगर सूजी होगी तो मैं उपमा बनाती हूँ। दोनों लड़कियां रसोई में चली गईं। रुचि अभी उठने का मन बना रही थी कि फोन पर फ्लैश हुआ संदेश, 15 मिनट में सीसीडी पहुंचो। रुचि का सारा आलस उड़न छू हो गया। यह सर्वेश नारंग था और इसका यह संदेश रविवार को पुरस्कार बना रहा था। रुचि ने तुरंत बिस्तर छोड़ा, तैयार हुई और सहेलियों को आवाज लगाई, कहाँ परेशान हो रही हो, चलो सीसीडी चलते हैं। कैफे कॉफी डे के लिए यह इन सब का कोडवर्ड था। जिज्ञासा और दामिनी को भी त्राण मिला। रुचि की रसोई में मसालों के सील बंद डिब्बे, रिफाइंड तेल और डिब्बा बंद आहार के सिवा और कोई खाद्य सामग्री नहीं थी। फ्रिज में बस पानी, दूध, जूस, डबल रोटी और मक्खन रखा था। बर्फ की ढेर देखकर लगता था महीनों से फ्रिज साफ नहीं किया गया है। लानत है, इतनी मशहूर शेफ रुचि शर्मा के फ्रिज और किचन की यह हालत, जिज्ञासा ने कहा। रुचि ने उसकी पीठ पर थप्पड़ जमाया। घर में मैं कुकरी शो नहीं चलाती, समझी? दामिनी ने कहा, हाँ, कैमरे का फोकस हो तो तुम किचन में जाओ, वरना सीसीडी ही आसरा है। बेवकूफ लड़कियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम, हिंदुस्तानी औरत की गुलामी की नींव रसोई घर में ही पड़ती है। कुनबे भर का खाना बनाने पर पड़ती है, सिर्फ अपना या दोस्तों का बनाने पर नहीं। जो भी हो, इस गुलामी का चस्का बड़ी जल्द पड़ जाता है। सीसीडी आज सुस्त था। रविवार का लतड़पन वेटरों की चाल ढाल में झलक रहा था। केवल 6 मेजें घिरी हुई थी। लड़कियों ने चीज बर्गर और पिज्जा मंगवाया। सीसीडी का मैनेजर अभिवादन करने उनकी मेज तक आया। उसने रुचि की ओर विशेष ध्यान दिया। मैम, आप कैसी हैं? हम आपके लायक नाश्ता बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आप खुद हमारे शेफ से बात कर लें तो अच्छा हो। रुचि ने उठने में कोई रुचि नहीं ली, बस मुस्कुरा दी। सब उसे पहचान रहे थे। सीसीडी में उसका कार्यक्रम सब देखते थे। उनकी मेज पर नाश्ता खास अंदाज में पेश हुआ। हर प्लेट में पहले सुर्ख गुलाब का फूल लाया गया। जब फूल उन्होंने उठा लिया, तब प्लेटों में फल सजाए गए। जिज्ञासा और दामिनी प्रसन्न और विस्मित थी। उन्होंने कहा, अब से हर इतवार तुम्हारे साथ ही यहां आया करेंगे। तभी मुख्य दरवाजा खुला और सर्वेश नारंग अंदर दाखिल हुआ। रुचि को देख उसका चेहरा खिल गया, लेकिन तभी उसकी नजर अन्य दोनों लड़कियों पर पड़ी और वह संभल गया। थोड़ा आगे जाकर वह अलग एक मेज पर बैठ गया। रुचि ने उसे इशारा किया। वह निर्विकार अपनी जगह पर जमा रहा। सहेलियों से इजाजत लेकर रुचि उसकी मेज तक आई। मेरी दोस्त आई हुई है, चलिए आपको मिलवाऊं। सर्वेश ने कहा, क्यों मेरा इतवार बर्बाद करने पर आमादा हो? तब तक जिज्ञासा और दामिनी वहीं आ गई। रुचि ने उनका परिचय सर्वेश से कराया। सर्वेश ने गहरी बेधक नजर उन पर डालकर हेलो के आगे एक भी शब्द नहीं कहा। असमंजस और मौन का एक अंतराल आया। जिज्ञासा रुचि से मुखातिब हुई, थैंक यू फॉर द लवली ब्रेकफास्ट, मैं जाऊंगी अब। दामिनी ने कहा, मेरी तो आज ड्रेस रिहर्सल है कल के शो की, मुझे जाना ही पड़ेगा।
रुचि ने झूठे को भी सहेलियों को रोकने के लिए नहीं कहा। यह बात दोनों को अखरी। सर्वेश की दिलचस्पी कॉफी में थी। वह कॉफी सिप करने लगा। तुम्हारी सबसे पक्की दोस्त कौन है रुचि? सर्वेश ने पूछा। तुरंत जवाब देने की बजाय रुचि सोचने लगी। जिग्स, डमी, कारी कोई नहीं। पक्की सहेली वह होती है जिसके नाम का फ्रेंडशिप बैंड पहना जाए, जिसे रात बिरात कभी भी जगाया जाए, जिसे अपने पेट की कच्ची पक्की बताई जाए। किसको कहे वह अपनी दांत काटी दोस्त? उसके मुंह से निकला, सबसे पक्के तो आजकल तुम ही हो। आजकल मतलब परसों कोई और था क्या? नहीं, इधर कई बरसों से मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम अपने एक्स से मिलती हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अपने एक्स से मिलते हो? मैं कैसे मिल सकता हूं? वह अमृतसर में रहती है, मैं यहां मुंबई में हूं। तुम्हारी एक्स टेलीफोन एक्सचेंज में है, यानी उसके हाथ की सभी लाइनें खुली हैं। पर मैंने अपनी सभी लाइनें बंद कर रखी हैं। तुम्हारे सिवा मेरा मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मीडिया में हो, वहां संवाद के बिना काम कैसे चल सकता है? कामकाज के लिए हमारे अलग नंबर होते हैं। अपने बेटे के साथ तो बातचीत होती होगी। रुचि ने सावधानी से प्रसंग फिर उठाया। हाँ, नहीं, इधर 9-10 महीनों से नहीं हुई। गार्गी ने अंश के दिमाग की इतनी धुलाई कर डाली है कि वह मुझे दानव मानता है। बोलचाल एकदम बंद है? रुचि ने पूछा। सालगिरह पर ग्रीटिंग कार्ड के लेने देने को क्या कहोगी? रुचि शर्मा के मन में बड़े तीखेपन से चुभ गया कि उसका तो अपने बेटे गगन से ग्रीटिंग कार्ड का भी आदान प्रदान नहीं है। जब पिता पुत्र को आर्थिक कष्ट होता है तब उसके आगे चले आते हैं। ऐसे मौकों पर वह चिल्लाना चाहती, चले जाओ, भाड़ में जाओ तुम लोग, मैंने क्या तुम्हारा जीवन भर का ठेका ले रखा है? लेकिन अपनी बदनामी के डर से वह चुप लगा लेती। वह नहीं चाहती उसे लेकर भूली बिसरी दास्तानें सामने आए। उसकी छवि एक समझदार, परिवार प्रेमी, प्रफुल्ल चित्त गृहिणी की है। निर्देशक के अनुसार उसकी छवि ही इनके कार्यक्रम की यूएसपी है, जिसके बल पर उन्हें देश के शीर्ष औद्योगिक घराने विज्ञापन देते हैं। इतवार की इस निठल्ली दोपहर रुचि का मन हुआ सर्वेश से वह उसके परिवार के विषय में और बातें करे, लेकिन सर्वेश ने जैसे मुंह पर 7 लीवर का ताला जड़ लिया था। रुचि उठकर चलने को तत्पर हुई। सर्वेश ने उसकी हथेली दबाकर रोका। अभी नहीं। उन्होंने फिर से कॉफी पी। सर्वेश ने बेहिसाब सिगरेटें पी। उसने धुएं के बादल में से जैसे कहा, मुझे अतीत से, अतीत जीवियों से चिढ़ है। मैं आज में जीने वाला इंसान हूं। रुचि, तुम मुझे पसंद हो क्योंकि तुम मेरा वर्तमान हो। अतीत एक मरा हुआ बोझ है। इस बोझ को फेंक क्यों नहीं देते? मुझसे कह रही हो? क्या यह मुमकिन है? क्या तुमने अपना अतीत फेंक दिया है उतार कर, या वह आज भी लदा हुआ है तुम्हारी पीठ पर? कोई राह तो निकालनी होगी। बिल्कुल ठीक। आज इतवार की दोपहर हम अपना कीमती समय खराब कर रहे हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते। अच्छा तो यह हो, मेरे नहीं तो तुम्हारे कमरे में चलकर इसका सदुपयोग करें। रुचि सन्न रह गई।
उसने कभी नहीं सोचा था कि सर्वेश इतने सपाट, चपटे और भावहीन शब्दों में उसके पास आने की पेशकश करेगा। उसने मान की स्थिति में कहा, मेरा कमरा हर किसी का प्रवेश बर्दाश्त नहीं करता। वहां सिर्फ मेरे शो से जुड़े यूनिट के लोग या मेरी दोस्त आ सकती हैं। यूनिट के लोग तुम्हारे सगे हैं, मैं नहीं। गलत मत बोलो, उनसे मेरा कामकाज का रिश्ता है। मुझे आम से खास बनने के लिए क्या करना होगा? क्या मैं टाइयों का सेहरा पहनकर तुम्हारे दरवाजे पर खटखट करूं? नहीं, तुम्हें थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। अकेले रहते रहते तुम्हारे जज्बातों पर काफी जंग चढ़ गई है। तुम क्या अकेली रहती हो? नहीं, पर लड़कियां कुदरती तौर पर कोमल होती हैं। बैठी रहो अपनी कोमलता लेकर, मेरे पास इतना वक्त नहीं। सर्वेश उठ खड़ा हुआ। रुचि भी बाहर आकर अपनी कार की तरफ बढ़ गई। उसने सोचा चलते वक्त सर्वेश उससे बाय कहकर या हाथ हिलाकर विदा लेगा। सर्वेश दूसरी दिशा में निकल गया। अभी दिन के सिर्फ 4 बजे थे और अकेले घर में रुचि के सामने पूरी शाम पड़ी थी। दीवार पर बहुत सी किताबें और पत्रिकाएं फैली पड़ी थीं। रुचि ने उनमें से व्हाट्स कुकिंग और हैप्पी होम उठाई और बिस्तर पर जा लेटी। उसने पन्ने पलटे पर मन नहीं लगा। हल्का सा अफसोस हुआ सर्वेश के नाराज होने का। ऐसा लगा कि उसका पौरुष चोट खा गया। लेकिन उसका प्रस्ताव ही ऐसा था। अगर रुचि प्रतिवाद न करती तो इसका अर्थ यह होता कि कोई भी कभी भी उसके कमरे का और खुद उसका इस्तेमाल कर सकता है। अकेली रहने वाली लड़कियां भयंकर असुरक्षा बोध से घिरी रहती हैं। कहने को इमारत में 2 सुरक्षा कर्मी हर दम तैनात रहते हैं। सीढ़ियों और लिफ्ट में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। प्रवेश द्वार पर रखा इंटरकॉम इमारत के सभी फ्लैटों से जुड़ा हुआ है, पर यह समस्त प्रबंध अनजाने अचिन्ह आगंतुक पर कारगर है। जो आगंतुक सहमति से अंदर आएगा, उसकी जिम्मेदारी रुचि के सिवा और किसकी होगी? विक्टोरिया चैम्बर्स में तो नहीं, लेकिन पास ही ओशिवरा में 2 एक वारदातें हो चुकी थी, जिनमें घर की मालकिन मृत पाई गई। दोनों ही वारदातों के सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि हत्यारा मालकिन का पूर्व परिचित था और उसका उनके यहाँ पहले से आना जाना था। सवाल यह था कि शहर में अकेली जीने वाली लड़कियां आखिर क्या करें? वे कहां, किससे, किस हद तक अपना सामाजिक संपर्क बनाएं? कामकाजी दुनिया में यह मुमकिन नहीं कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं के संपर्क में रहें और पुरुष सिर्फ पुरुषों के। संपर्क कभी कभी सघन हो जाते हैं। क्या सभी संपर्कों के शीर्ष पर लड़कियां एक लाल बत्ती लगा दें? ऐसे में स्वाभाविक संवेगों का क्या होगा? रुचि को लगा, क्या 40 की उम्र में कोई महिला अपने को लड़की कह सकती है? साथ ही यह भी कि क्या 40 साल की लड़की प्रेम कर सकती है? उसका उदाहरण तो और भी विचित्र था, क्योंकि वह न तो अविवाहित थी न विवाहित। वह परित्यक्ता भी नहीं थी, क्योंकि पति ने उसे नहीं छोड़ा था, वही पति को छोड़ आई थी। तलाक की तकलीफ देह प्रक्रिया में 5 साल गुजर गए। जब समस्त बंधनों से आजाद हुई तो उसके माता पिता एक के पीछे एक जल्द ही गुजर गए। पहली बार जीवन में तब उसे एकाकीपन का मर्म समझ आया। तुम घर से निकलो और घर पर ताला लगाना पड़े, या घर लौटो तो ताले का काला मुंह देखना पड़े, कितनी बड़ी सजा है यह।
कहाँ उसके बाहर जाते समय मम्मी और पापा दोनों बालकनी में खड़े होकर हाथ हिलाते थे। कहाँ उसके घर की बालकनी समेत तमाम ओनों कोनों में चिड़ियों और कबूतरों ने घोंसले बना लिए। उसे अपने पैतृक घर से इतनी दहशत हुई कि उसने उसे औने पौने दामों में बेचकर यह ओशीवारा वाला मकान ले लिया। अब यहाँ की चुप्पी भी चिकोटी काटने लगी थी। बाकी फ्लैटों से हा हा ही की आवाजें आती। लिफ्ट से लोग निकलते और अलग अलग नंबरों के फ्लैटों में जाते। रुचि के फ्लैट में सिर्फ उसके काम से जुड़े लोग आते। लड़कियों से दोस्ती विकसित करने के लिए ढेर सा समय चाहिए था, जो उसके पास एकदम नहीं था। दोस्त आती और उसकी व्यस्तता देखकर विदा हो जाती। किसी से बहुत निकटता नहीं थी। तमाम शोहरत, शोमैनशिप और शाबाशी के बावजूद रुचि के मन में एक सन्नाटा था, जिसे फिर से पुरुष सानिध्य की प्रतीक्षा थी। मौजूदा दौर में ऐसी बहुत लड़कियां थीं जिनकी एक शादी असफल रही मगर दूसरी सफल। सेकेंड टाइम लकी कॉलम अब वैवाहिक विज्ञापनों वाले अखबारी पृष्ठ का एक स्थायी स्तंभ था। रुचि उसे बड़े ध्यान से पढ़ती। उसने जीवनसाथी.com पर एक अन्य नाम पते से अपना विवरण डाला हुआ था। उसमें एक दो प्रत्याशियों ने उत्तर दिया। वे अपने शब्द चयन और अंदाज में रुचि को काफी उथले लगे। उसने उन दोनों को डिलीट कर डाला। 40 साल की लड़की का अकेलापन 24 साल की लड़की के अकेलेपन से नितांत भिन्न होता है। 40वां जन्मदिन आते आते लड़की के मित्र संसार में गिने चुने नाम बच जाते हैं। सहेलियों की संख्या सीमित हो जाती है, दोस्तों की उनसे भी विरल। 40 साल की लड़की जब विवाह के बारे में सोचती है, उसे अपने आसपास की तमाम कायनात ब्याही हुई मिलती है। उसकी उम्र के सभी लड़के विवाहित होते हैं और लड़कियां एक दो बच्चों की मां। 40 साल की लड़की अपने जीवन के पिछले 5 सालों पर नजर डालती है तो पाती है कि उसने उन वर्षों में खूब काम किया, नाम किया, धन और यश कमाया। बस मोहब्बत के खाते में एक बड़ा सा अंडा पाया उसने। वह आगामी 10 वर्षों के समय पर नजर डालती है तो थर्रा उठती है। ऐसे में जो उपलब्ध है वही श्रेष्ठ का सिद्धांत मजबूरन सामने रखना पड़ता है। यह पता होता है कि प्रस्तुत व्यक्ति आदर्श नहीं, किंतु दिल दिमाग सब गलत सिग्नल देते हैं। कई दिनों तक रुचि का व्हाट्सएप का इनबॉक्स सर्वेश के नाम पर खाली रहा। इस फोनाचार की वह आदी हो गई थी। बार बार फोन हाथ में लेती, माई ऐप्स पर जाती पर निराशा हाथ लगती। आखिरकार एक दिन उसी ने पहल की। क्या बहुत व्यस्त हो गए हो? फौरन जवाब आया, अस्त व्यस्त हूं, पस्त हूं। क्या हुआ? बेटा खो बैठा मैं। ओह नो, ऐसा कैसे? उसकी मां ने रोका नहीं। ड्रग्स लेता था, एक शाम ज्यादा ले ली। उफ, मैं आती हूं जल्दी। रुचि को तत्काल अपने बेटे गगन का ख्याल आया। कल को वह भी ड्रग्स लेने लगे तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। उसका पिता प्रभाकर शर्मा तो खुद ऐबी है। सारे सिरदर्द के बावजूद सर्वेश और रुचि अपने बच्चों से जुड़े हुए थे। तलाक पति पत्नी का हुआ था, पिता पुत्र या मां बेटे का नहीं। वहां तनाव था, रिश्तों में टकराव नहीं। अब तक अपनी हर परेशानी अंश अपने डैड से बांटता था, लेकिन उसने अपनी नशाखोरी की लत की उन्हें कोई भनक नहीं लगने दी।
वर्ली समुद्र तट के पिछवाड़े जहां मार्कंडेश्वर का मंदिर बना है और जहां वर्ली गांव की सीमा आरंभ होती है, वहां की आखिरी इमारत के चौथे माले पर सर्वेश का घर था। अहाते से लेकर कमरों के अंदर तक प्रबल वेग से हवा आती थी, मगर उसके साथ ही सूखी मछली और झींगों की बू भी। रुचि को मछली की गंध नागवार थी। उसने नाक पर रुमाल रखा। सर्वेश की मां समझ गई। उन्होंने बाई से खिड़कियां बंद करवाई। सर्वेश काम पर नहीं जा रहा था। वह एक कोने में बैठा दीवार को घूर रहा था। मां ने पंजाबी मिश्रित बोली में कहा, एनू समझा तो सही, ओदी मां नू रब ने सजा दिती है। सर्वेश ने चुप्पी तोड़ी और भभक कर कहा, सिर्फ मां को सजा मिली, बाप को इनाम मिला है, क्यों? मां गुस्से से दूसरे कमरे में चली गई। सर्वेश और रुचि देर तक अंधेरा घिरते कमरे में बैठे रहे। धीरे धीरे सर्वेश ने बोलना शुरू किया। अंश जेब खर्च बहुत मांगने लगा था। मुझसे कहता, मम्मी कंजूस है, यह भी नहीं सोचती कि मोटर बाइक में पेट्रोल डलेगा तभी वह चलेगी। कभी कहता, हफ्ते में 3 दिन मैं भूखा रहता हूं, कॉलेज में देर हो जाती है, इतने पैसे नहीं होते कि बाहर कैफे में खा लूं। जितनी बार वह अपना दुखड़ा बयान करता, मेरे कलेजे से आह निकलती। मेरे साथ तो मंजित कमीनी थी ही, बेटे को भी उसने नहीं छोड़ा। मोटी तनख्वाह पाती है, सरकारी नौकरी है, पर पैसा उसे पति और बच्चे से भी ज्यादा प्यारा है। मैं अंश को पैसे भेजता, कभी कभी तो पूरी तनख्वाह उठाकर भेज दी। मुझे क्या पता था। इस बीच बाई आकर चाय और बिस्किट रख गई थी। वे वैसे ही पड़े रहे। बोलने के बाद सर्वेश कुछ हल्का हुआ। उसने बाई को आवाज दी, मंदा, चा पाइजे। उसने सिगरेट सुलगाई और धुएं के पहले गुबार में जैसे अपने आप से कहा, अमृतसर से यह जो एक रिश्ता था उसका तार भी टूट गया। अब मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। जीवन फिर शुरू हो सकता है सर्वेश। मुझ जैसे खंडहर के साथ कौन जीवन शुरू करेगा रुचि? 2 खंडहर मिल जाएं तो एक मुकम्मल मकान बन जाए। क्या मैं कहूं कि अब तुम वापस मत जाना? इतनी अकस्मात मैं क्या कहूं? कुछ वक्त दो, अभी तुम शोक में हो। अंश की रूह खुश होगी मुझे तुम्हारे साथ देखकर। जब वह छोटा था उसने हम मियां बीवी की भयानक लड़ाइयां देखी थी। विदा लेकर रुचि चल दी। उसके मन में उमंग की जगह एक चाह करवट ले रही थी। किस तरह वह सर्वेश को वापस जीवन के बीचों बीच पहुंचाए। जिंदगी का यह नया अध्याय बिना शोर शराबे शुरू हुआ। सबको ईमेल करके नया पता भेज दिया गया। अपना ओशीवारा वाला मकान रुचि ने ताला लगाकर बंद कर दिया। उसका कुल सामान वहीं रहने दिया। सर्वेश के यहाँ सब कुछ इफरात में था। 2 बड़े कमरों के बाद एक बालकनी भी, जिसके दूसरे छोर पर मां का कमरा था। घर की व्यवस्था मंदा के हाथ में थी। वह सवेरे 7 बजे आती और शाम 7 बजे वापस अपने घर जाती। मां के प्रशिक्षण में वह अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। रुचि और सर्वेश के इस नव संबंध पर न तो किसी ने फूल बरसाए न कांटे।
उन्होंने दो मित्रों की उपस्थिति में नोटरी से अपने विवाह की रजिस्ट्री करवाई और हल्दीराम के रसगुल्ले से सबका मुंह मीठा कर दिया। घर में मां ने रुचि के गले में एक सोने की एक जंजीर पहनाई और कहा, देख कुड़ी, मेरी फिक्र ना करी, बस तू ओनू संभा। नई नई शादी के बावजूद सर्वेश बार बार अपने बेटे को याद करता। अंश कहता था, डैड, बड़ा होकर मैं भी आपकी तरह पत्रकार बनूंगा, खोजी पत्रकार। उसकी मां ने कभी उसे अपने कब्जे से दूर नहीं होने दिया। कभी सर्वेश लगातार सिगरेट पीते हुए स्वगत कथन करता, आदमी 1000 बार बिस्तर में जाता है पर 1 या 2 बार ही बाप बनने में कामयाब होता है। पितृत्व के खिलाफ औरतों के हाथ में कई हथियार हैं। वे आसानी से अपने को गर्भवती नहीं होने देती। वे कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। अब तो मैं चाहूं तब भी बाप नहीं बन सकता। मैंने सन 2000 में ही नसबंदी करवा ली थी। रुचि को इन बातों से खीज और ऊब होती। यह क्या कि फैले हुए दूध पर रोए जा रहे हैं। बेटे से इतना लगाव था तो उसे साथ रखते। दूसरी तरफ रुचि को मनोवैज्ञानिक उलझन होती। उसे बड़ी शिद्दत से मां के रूप में अपनी नाकामयाबी महसूस होती। उसका बेटा गगन भी इन्हीं परिस्थितियों का शिकार था और कभी भी किसी गड्ढे में गिर सकता था। गगन के छुटपन में रुचि ने जरा भी धैर्य से काम नहीं लिया। वह पति का गुस्सा बेटे पर निकालकर सोचती, मैंने बदला ले लिया। एक बार गगन धूप में बाहर जाने की जिद कर रहा था। रुचि ने खींचकर उस पर स्टील का गिलास दे मारा था। गगन के माथे पर चोट लगी, जिसका निशान बड़े होने पर भी बना रहा। प्रभाकर की हरकतों के विरुद्ध रुचि में आक्रोश इकट्ठा होकर गगन के प्रति हिंसा के रूप में आकार लेता। उसके मन में गांठ बनती गई कि गंदे इंसान का बच्चा भी गंदा निकलेगा। अब जब वह सर्वेश को अंश की यादों में निमग्न देखती, उसके अंदर नए सिरे से अपराध बोध होता। इसमें कोई शक नहीं कि उसके और प्रभाकर की रिश्तों की तलखियां सबसे ज्यादा गगन ने झेली। कभी मां उसे मारती तो कभी पिता। बचपन से ही वह हद दर्जे का उग्र और जिद्दी बन गया। रुचि की समस्या थी कि वह गगन से जुड़ी अपनी चिंताएं पति से बांट नहीं सकती थी। उसने उसे यह बताया ही नहीं था कि उसके कोई बच्चा भी है। अब वह पछताती। अगर उसने यह तथ्य उजागर किया होता तो अब वह सुझाव दे सकती थी कि लोग गगन को अपने साथ रखें। यह अलग बात है कि गगन यह प्रस्ताव मानता या नहीं। बड़ी उम्र के इस समझदार संबंध में रुचि और सर्वेश ने एक नूतन प्रणाली का प्रणय निर्मित किया था। अपनी कार्य जगत की व्यस्तताओं का दोनों ख्याल रखते। दोनों के अलग बैंक खाते थे और कोई किसी के आय व्यय में हस्तक्षेप नहीं करता। सबसे बड़ी आजादी इस बात की थी कि रुचि जब अपने घर जाकर रहना, काम करना चाहे, उसे पूरी छूट दी। अगर सर्वेश को फुर्सत होती तो वह भी कभी कभी ओशिवरा पहुंच जाता। कभी कभी रुचि अपने शो के सिलसिले में इतने लोगों से घिरी होती कि पति पत्नी में अंतरंग बात भी नहीं हो पाती। रुचि उसे रोकने की कोशिश करती तो वह हंसता हुआ उठ देता। बाकी बातें इस पर। वह अपना स्मार्टफोन दिखाता। रुचि की मित्र मंडली को उसकी किस्मत पर रश्क होता। कितना लिबरल शौहर पाया है तुमने। तुम्हें जीने की, काम करने की पूरी आजादी देता है। रुचि कहती,
इसलिए तो मैं उससे कहती हूँ कि तुम तो मेरे 15 अगस्त हो। और वह तुम्हें क्या कहता है? वह मुझे अपनी 26 जनवरी कहता है। सच्चाई यह थी कि 21वीं सदी के पहले दशक तक अपने मुल्क में शिक्षा और रोजगार ने लड़के लड़कियों के सामने उम्मीदों का संसार खोल दिया था। हुजूम की हुजूम लड़कियां पढ़ लिख कर काम पर जाने लगी। माता पिता के दबाव में उन्हें शादी के फ्रेम में बंधना पड़ता, पर दिन यह फ्रेम उन्हें दम घोटू महसूस होता। पारंपरिक विवाह में लोकतंत्र की संभावना कठिन थी। हर जीवन साथी की इच्छा रहती कि वह पत्नी के संपूर्ण जीवन को संचालित करे। सुबह उसके जागने से लेकर रात को उसके सोने तक का वह उसका नक्शा तैयार रखता कि पत्नी को क्या करना है। कुछ जीवन साथी तो ऐसे भी थे कि पत्नी को बाथरूम या टॉयलेट में भी अगर देर लगती तो नर्वस हो जाते। पत्नी के बाहर निकलते ही पूछते, अंदर बैठी क्या कर रही थी? पत्नी के कहने पर कि वह टॉयलेट में अखबार पढ़ रही थी या क्रॉसवर्ड कर रही थी, जीवन साथी ने बुरा माना और कहा, ये सब काम बाहर आकर भी किए जा सकते हैं। कुछ पतियों को इस पर ऐतराज था कि उनकी पत्नी फोन पर लंबी बातें करती हैं, तो कुछ को इस पर कि वह फेसबुक पर ढेरों दोस्त बनाती हैं। लड़कियां हक्की बक्की रह जाती। यह तीसरे किस्म की दास्तां थी। और चौथी किस्म की जकड़बंदी जहां आपकी हर गतिविधि के पैरों में डोरी बंधी हो। आजाद ख्याल लड़कियां शादी से बचने लगी थीं। सर्वेश और रुचि एक दूसरे की क्षमता और सामर्थ्य पहचानते थे। उनकी कामकाजी दुनिया फैली हुई थी। किसी राजनीतिक कांड या आर्थिक घोटाले के पीछे सर्वेश और उसकी अखबार खुलासा की टीम लग जाती तो कई दिनों तक उसका अता पता न मिलता। उन्हें गुमनाम रहकर काम करना पड़ता, जिसमें कई बार कामयाबी की जगह तोहमत हाथ लगती। हालांकि खुलासा भी समाचार प्रधान अखबार था। अखबार जगत के ही विभिन्न चैनल उनके पीछे जासूसी में लगे रहते कि वे आजकल किस डोह में हैं। रुचि को सप्ताह में 2 टीवी कार्यक्रमों की तैयारी करनी होती। कभी कभी काम की रफ्तार इतनी बढ़ा दी जाती कि एक बार में 2 एपिसोड की शूटिंग कर लेते। लगातार कैमरे के सामने प्रस्तुति देते देते रुचि की मानसिक दशा वह हो जाती कि वह घर की रसोई में भी उसी प्रदर्शन के अंदाज में बोलती जाती। अब हम आधा चम्मच जैतून के तेल में प्याज सुनहरा भूरा होने तक पकाएंगे। कभी माँ अपने कमरे से निकल उसकी कमेंट्री सुनती तो उसे टोकती, बस भी कर, ऐथे कोई कैमरे नहीं लगे हैं। 3 महिला पत्रिकाओं में रुचि का पाक कला कॉलम छपता। तीनों की पत्रकार उससे मिलने ओशीवारा फ्लैट में आती। रुचि का मन यहीं रमता काम में। वह कई बार ओशीवारा चली आती। इधर मसाला उद्योग, बर्तन निर्माता और क्रॉकरी कंपनियां भी रुचि के पास आ रही थी कि वह उनके उत्पाद अपने टेली शो में इस्तेमाल होते दिखाएं। आए दिन इन जगहों से उपहार आते। अखबारों में छपे इश्तिहारों में रुचि एक जाना पहचाना चेहरा बन गई थी, जिसके हाथ में इनमें से कोई उत्पाद होता और उसका बयान कि अमुक मसाले में बने खाने की लज्जत ही कुछ और है, अथवा सचिन स्टील के बर्तनों से अपना घर संसार चमकाइए। उसका सहायक अली हर काम में उसकी सहायता के लिए खड़ा मिलता। सेट की तैयारी, शूटिंग का मिनट टू मिनट ब्रेकअप, मेहमानों की देखभाल, निर्देशक की मांग, सब वह संभालता। वह हर काम की सिलसिलेवार तैयारी रखता। कुर्बान अली कलाकार की तरह मेज सजाना जानता था। हरी शिमला मिर्च की बगल में लाल टमाटर,
नमक की बगल में हल्दी और देगी मिर्च कितना अच्छा विजुअल देगी उसे पता था। वह पूरी दोपहर तैयारी में लगा रहता। समय सीमा में अधिकाधिक व्यंजन बनाने का राज यही था कि आधी तैयारी पहले से कर ली जाती। जिन चीजों को ओवन में रखकर भाप द्वारा पकाते, एक शॉट में उन्हें ओवन में डालते हुए दिखाते तो दूसरे शॉट में बेक होकर तैयार दिखाते। ये सब जिम्मेदारी अली की थी। वह बेक्ड व्यंजन का एक पात्र पहले से तैयार रखता। परंपरा यह थी कि शूटिंग के बाद यूनिट के सभी सदस्य व्यंजन चखते और सराहना करते। कभी कभी व्यंजन बहुत अधिक बन जाता या फिर कुछ खास होता। यूनिट के लोग बड़े इसरार से उसका एक हिस्सा रुचि की कार में रखवा देते कि सर्वेश जी तो स्वयं पार्क ही हैं, उन्हें भी यह लाजवाब वानगी दिखाइए। रुचि को बड़ा धक्का लगा जब घर में किसी ने उसके बनाए व्यंजन को चखा तक नहीं। मां ने कहा, मैं हर किसी के हाथ का खाना खाती ही नहीं। सर्वेश का मूड उस दिन उखड़ा हुआ था। उसने अपने कमरे से आवाज लगाई, मंदा, मेरे लिए एक कटोरी दलिया बना दो, पेट खराब है। खींच कर रुचि ने वह व्यंजन मंदा को घर ले जाने दे दिया और भूखी सो गई। कार्यक्रमों और चैनलों के वैश्विक विस्तार से यह संभव हो गया था कि देश विदेश के सभी चैनलों के एक से बढ़कर एक मशहूर पाक कला कार्यक्रम सबको देखने को मिलते। भारतीय दर्शक उन्हें देखता, भले ही व्यंजन समझ आए न आए। उन कार्यक्रमों में विशेषज्ञ के प्रस्तुतिकरण में इतनी उछल कूद और नाटकीयता भरी होती कि दर्शक लोटपोट हो जाता। कोई कार्यक्रम समुद्र तट पर तो कोई रेगिस्तान के बीच आयोजित दिखाते। जो कार्यक्रम रसोई घर केंद्रित होते, उनमें भी पाक विशेषज्ञ मटकती हुई व्यंजन से खाती। रुचि के दोनों कार्यक्रम सुरुचि और स्वाद में तड़क भड़क की बजाय सादगी और स्वाभाविकता थी। दोनों चैनल दावा करते कि उनके सभी व्यंजन पहले से आजमाए हुए हैं। दोनों चैनल के मालिक मारवाड़ी थे और उनका फोकस शाकाहार पर था। बड़ी मुश्किल से म चैनल वालों ने कुछ हफ्तों पहले अंडे वाले व्यंजनों के लिए अपनी मंजूरी दी थी। लाला जी को समझना पड़ा कि केक, पेस्ट्री वगैरह अंडे के बिना बेमजा बनते हैं। मां चैनल के कार्यक्रम में विविधता बढ़ती गई। वीर अंडों की सफेदी को फेंट कर झाग का ऐसा पहाड़ बना देता कि बिना बेक किए भी वह व्यंजन जैसा ही चित्र उपस्थित करता। मां चैनल की चुनौती में क चैनल के मालिकों ने आपसी विचार विमर्श से यह तय किया कि वे अपने कार्यक्रम में सामिश व्यंजन बनाना भी सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने इस संभावना पर भी गौर किया कि स्वाद कार्यक्रम की होस्टेज बदली जाए। मालिकों की दलील थी कि रुचि शर्मा की छवि एक घरेलू मध्यम वर्गीय गृहिणी की है। उसके हाथों में गोश्त और मुर्गे की विधियां सजेंगी ही नहीं। एक मालिक ने कहा, ऐसा कर सकते हैं, हम स्वाद प्रोग्राम के 2 हिस्से कर दें। सोमवार मंगलवार वैसे भी हिंदुस्तानी लोग मांस मच्छी खाते नहीं हैं। शुक्रवार को भी लोगों का परहेज होता है। 3 दिन स्वाद प्रोग्राम रुचि शर्मा करे, 3 दिन कोई और। रुचि को यह सुझाव नागवार लगा। अब तक इस कार्यक्रम पर उसका एक छत्र साम्राज्य था। उसने थोड़ा कठिन रुख अपनाया। या तो मैं पूरा प्रोग्राम करूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं। दिनेश झुंझुनवाला ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, हमको कोई बाधा नहीं है। रुचि को अपनी स्थिति के अस्थायीपन का अंदाज हो गया। मन मारकर उसने मालिकों की बात मान ली। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। प्रभाकर शर्मा का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। वाशी के सेक्टर 17 में उसके पास
अष्टम नामक हाउसिंग सोसाइटी में जो पुश्तैनी मकान था, उसका गृह कर, जल कर और बिजली का बकाया अब एक छोटे मोटे पहाड़ की शक्ल ले चुका था। बिजली विभाग ने तो उसके फ्लैट 808 की बिजली काट दी। गृह कर और जल कर का आए दिन नोटिस आता रहता। इन दिनों पूंजी निवेश का उसका धंधा भी मंदा चल रहा था। दरअसल इतने बरस बाद भी प्रभाकर अपनी शादी के फ्लॉप होने के धक्के से उबर नहीं पाया था। अपनी पुरुष मानसिकता में उसके लिए इस बात से समझौता करना मुश्किल था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाए, ऊपर से अपना अलग जीने का रास्ता स्वयं ढूंढ ले। बहुत दिनों तक सोचता रहा कि एक दिन रुचि लुटी पिटी घर वापस आएगी और उसके पैरों पर गिरकर अपनी भूल चूक की माफी मांगेगी। प्रभाकर के जहन में स्त्री की छवि एक समर्पित, सहनशील अनुगामिनी की थी। अपनी जातियों के बारे में उसका दृष्टिकोण बड़ा उदार था। वह मानता था कि अगर पुरुष के पास अतिरिक्त पौरुष है तो वह पत्नी से इतर रिश्ते ही बनाएगा। वह अक्सर दोस्तों के बीच शेख ही बगाड़ता। आई एम अ सरप्लस फॉर माई वाइफ। इन जुमलों पर ठहाका लगता और प्रभाकर का मनोबल कई गुना बढ़ जाता। उसके सारे किस्से और लतीफे यौन संबंध से ताल्लुक रखते। जब रुचि साथ रहती थी इस तरह की अभिव्यक्ति पर ऐतराज करती। बच्चे के सामने ऐसी बातें मत किया करो। प्रभाकर उसका ऐतराज हंसी में उड़ा देता। मेरा बेटा मर्द बच्चा है, इसे शेरे पंजाब बनाऊंगा मैं। उसे अपनी अनियमित जीवन शैली पर नाज था। गगन को भी वह धारा के विरुद्ध काम करना सिखाता। जब तक माँ बाप की दी हुई संपत्ति घर में थी, इन अनीतियों के दुष्परिणाम स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन बाद में प्रभाकर परिवार के सुख चैन पर ग्रहण लगता गया। अपने जीने की उटपटांग ढर्रे पर सोच विचार न कर प्रभाकर कहता, यह 8 नंबर बड़ा सिरफिरा होता है। मुझे इसने कभी चैन से नहीं रहने दिया। मेरी जन्म तिथि 8 है, जन्म का महीना भी 8 है। पाऊजी ने 8 को शुभ अंक मानकर उस अष्टम सोसाइटी में 8वीं मंजिल पर 8वां फ्लैट ले लिया। इस अट्ठू ने 8 साल फल अच्छा दिया बस। 8 नंबर बड़ा जालिम होता है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, इसी के लिए कहा जाता है। अगर बगल की नवम या दशम सोसाइटी में वे घर ले लेते तो आज मेरा ये हाल न होता। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और कहानियाँ आप तक पहुँचाने की, आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।